नाजरीन, बिहार में इस वक्त असम्बली इंतखाबात की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। इस वक्त हम अररिया ज़िले में मौजूद हैं, जहां MIM के ज़िला यूनिट सदर जनाब राशिद अनवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे सियासत के ऊपर कि किस तरह से सीमांचल में MIM अपनी तैयारी कर रही है, किस मजबूती के साथ वो मैदान में उतरेगी। आइए जानते हैं जनाब राशिद अनवर साहब से। सबसे पहले तो हम आपका NI न्यूज़ में इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़सद करते हैं, और आपसे ये जानना चाहते हैं कि MIM इस वक्त सीमांचल हल्के में कितने उम्मीदवार उतार रही है। सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अभी 50 सीट पर उम्मीदवार उतारने की बात हुई है। हो सकता है कि और उम्मीदवार की लिस्ट बढ़े। जनाब अख्तुल ईमान साहब की क़यादत में, जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब की क़यादत में, इंजीनियर आफ्ताब साहब की क़यादत में ये बिहार के लगभग जगहों पर हम लोग हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी इंशाअल्लाह। किस हिकमत अमली के साथ सियासी मैदान में उतरेंगे इस मरतबा? हम मुसलमानों की, दलितों की, बेबसों की, बेकसों की एक मजबूत आवाज़ बनकर उतर रहे हैं। हम उन तमाम तर सीमांचल और बिहार वासियों के हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए उतर रहे हैं। ये पिछली सरकारों ने 15 सालों में जो ठगने का काम किया है, 30 साल से जो बिहार में के लोगों को, जनता को ठगने का काम किया है, हम लोग जगाए हैं लोगों को। उठो, अपना सियासी रहबर तलाशो, सियासी हिकमत अमली तय करो और उठकर अपने तकदीर के फैसले खुद करो। इसके लिए हम लोग जो है मुत्तहिद कर रहे हैं लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर बेदारी भी आई है और लोग MIM की तरफ आ रहे हैं। सीमांचल इलाके में ख़ास तौर से अक़लियतों में तालीमी बेदारी की बहुत कमी है और वसाइल की भी कमी है। इसके लिए MIM क्या ठोस हिकमत अमली ला रही है? आप देखिए, शहर हैदराबाद में तालीम के मामले से देखिए या सेहत के एतबार से देखिए कि आज हैदराबाद में जनाब अकबर ओवैसी साहब का, जनाब असद ओवैसी साहब का एक स्कूल है और अस्पताल है। उसमें आप देखिए कि कैसी तालीम हो रही है, कैसा इलाज हो रहा है। उसी तरीके से हम लोग सीमांचल में भी करेंगे इंशाल्लाह, और सीमांचल में भी अस्पतालों की तामीर होगी, सीमांचल में भी स्कूलों की तामीर होगी, जो अकबर ओवैसी और असद ओवैसी साहब के तो इससे चलेगा। इस वक्त रोजगार की बहुत कमी है, खासतौर से सीमांचल खित्ता जो कि पूरे मुल्क में गुर्बत के लिए मशहूर है, और लॉकडाउन के दौरान बड़ी तादाद में नकल मकानी करके लोग यहाँ पहुँचे हैं जो पहले से बाहर रह रहे थे। उसके लिए कुछ हिकमत अमली है आपके पास? बिहार में जिन्होंने 15 साल राज किया, फिर उनसे पहले जो सरकार 15 साल राज की, ये तमाम के तमाम सरकार आज तक बिहार के लोगों के विकास के लिए, बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए के नाम पर हमेशा वोट लेकर, इन मासूमों का वोट लेकर ये कामयाब तो हो गई, मगर कभी इन मासूमों के आंसू को पोंछने का काम इन्होंने नहीं किया। जिसकी वजह यह है कि सीमांचली नहीं बल्कि बिहार का पूरा इलाका गुर्बत में है। बिहार में तालीमी सतह सबसे नीचे है, सेहत के एतबार से लोग यहाँ पर बहुत कमज़ोर हैं, हर एतबार से लोग बिहार में कमज़ोर हैं। मगर इन बिहार के नेताओं ने आज तक बिहारी को ठगने का काम किया है, जिसकी वजह से ये लोग गुर्बत की वजह से अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी करने का काम करते हैं। हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर कामयाब होती है तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, अख्तुल ईमान साहब की क़यादत में बेरोजगारी दूर करने का भी एक अहम मुहिम चलाएंगे। मुल्क को आज़ाद हुए तकरीबन 72-73 साल हो गए हैं, लेकिन और जबकि मुल्क की कई रियासतें पसमानदा होने के बावजूद आज के वक्त में तरक्की याफ्ता हो गई है, जबकि सीमांचल आज की भी वही के वही है। इसकी असल वजह किसको मानते हैं आप? एक बड़ा तादाद है सीमांचल में अक़लियतों, और ये तमाम की तमाम पार्टियां, चाहे वो राजद हों, कांग्रेस हों और दूसरी पार्टियां, ये हमेशा अक़लियतों के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया है और कभी हम लोगों को ऊपरी सतह पर पहुंचाने का काम नहीं किया। इसी की वजह से इन लोगों ने आज तक कभी सीमांचल पर ध्यान नहीं दिया। सीमांचल से नेता तो ये लोग चुनकर लेते हैं, और सीमांचल के जो नेता होते हैं
ये उनके गुलाम होते हैं। ये चुनकर तो जाते हैं मगर उनका लगाम उनके आकाओं के हाथ में होता है। ये कभी सीमांचल की विकास के लिए, सीमांचल की तरक्की के लिए, सीमांचल की खुशहाली के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब आज से 2 साल पहले ही 371 धारा 371 के तहत सीमांचल स्पेशल स्टेटस की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस बिल को पेश किया है। एक चीज और है जो सबसे अहम मामला यह है कि लोगों के जहन में कहीं न कहीं MIM को लेकर के तजब्जुब है। कुछ लोग साबिका में इल्जामात लगाते रहे हैं कि MIM का सांसद है वो बीजेपी से है। इसको आप किस तरह से तरदीद करते हैं? देखिए, ये जितने भी लोग ऐसी बातें करते हैं, ये तमाम के तमाम लोग सिर्फ दूसरे लोगों को, सीधे साधे लोगों को, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। इनके पास कोई उपाय नहीं है। इनको लग रहा है कि अब एक पार्टी है जो हैदराबाद से चलकर बिहार में आई और बिहार के उन तमाम तरगयूर मुसलमानों को, यहाँ के बेचार लोगों को, यहाँ के दलितों को जगाकर अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए उनको उठा रही है, जिसके वजह से ये तमाम के तमाम पार्टियां, चाहे वो जो भी पार्टी हो, जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, ये सेकुलर नहीं, ये फर्जी सेकुलर पार्टियां ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा रही है। जबकि मैं हकीकत कहूँ कि जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये भाजपा के साथ कभी नहीं रही है, भाजपा की एजेंट नहीं है। हमारे लड़ने से भाजपा को कभी फायदा नहीं होता है, बल्कि हमारे लड़ने से भाजपा को नुकसान होता है। आप गुज़िश्ता साल देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, भाजपा की सरकार पहले वहां से थी, हमारी पार्टी ने चुनाव वहां से लड़ा, क्या दोबारा वहां पर भाजपा सरकार बनाई? नहीं बनाई। झारखंड में भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार चुनाव लड़ी उस राज्य में। भले ही हम एक सीट पर कामयाबी हासिल नहीं कर सके, मगर क्या दोबारा वहां पर भाजपा की सरकार बनी? नहीं बनी। बल्कि हमारे लड़ने से भाजपा को फायदा नहीं होता, भाजपा को नुकसान होता है। अगर हमारे लड़ने से भाजपा को फायदा होता तो इन दोनों रियासतों में भाजपा की सरकार फिर से दोबारा बनती। हकीकत मायने में अगर कोई भाजपा का सबसे बड़ा एजेंट है और भाजपा को जिससे लड़ने से फायदा होता है वो महागठबंधन, RJD और कांग्रेस के लोग। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ, 40 पर NDA ने अपने उम्मीदवार उतारे, 40 पर महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार उतारे, मगर सिर्फ एक हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद पूरे बिहार में सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ी, वो किशनगंज। भले ही हम कुछ वोट से हार गए, मगर आप देखिए कि जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ी वही एक वाहिद जगह किशनगंज है जहां से भाजपा हारती है, और बाकी 39 जगह पर जहां से महागठबंधन चुनाव लड़ी वहां से भाजपा कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। अब आप और हमारे दर्शक ये बताएं, ये फैसला करें कि भाजपा का एजेंट कौन है, किन के लड़ने से भाजपा को फायदा होता है। इसलिए मैं आप लोगों से भी ये कहता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ कि ऐसे दलालों की बातों में न आए। आप अपने आप को पहचाने, आप देखें, अपने आंख को खोलकर आप बेदार होकर देखें कि हमारे लड़ने से भाजपा को फायदा नहीं, बल्कि महागठबंधन, कांग्रेस और राजद के लड़ने से भाजपा को फायदा होता है। हमने सुना है कि आप अररिया असेंबली हल्के से MIM की जानिब से उम्मीदवार हैं, ये कहाँ तक सही है? ये जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब तय करेंगे। हम तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सच्चा और पक्का सिपाही हैं, उनका जो इशारा होगा हम उस पर लब्बैक करेंगे। इस वक्त MIM ही नहीं बल्कि तमाम सियासी पार्टियां अपनी फील्ड में मजबूती के साथ सरगर्म अमल हैं, लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने में मसरूफ़ है। आपकी हिकमत अमली इस वक्त क्या होगी जबकि MIM के अलावा SDPI और दीगर पार्टियां बड़ी ज़ोर शोर से जोगी असेंबली हल्का और अररिया असेंबली हल्के से उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन लोगों के उतरने से वोटों की तकसीम होगी? हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, सभी पार्टी को मना नहीं कर सकते। हमारा जो आइडियोलॉजी है, जो हमारा काम है, बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब जो आज कर रहे हैं हिंदुस्तान के उन तमाम तर मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, वो लोग बेहतर जानते हैं। कितने भी उम्मीदवार उतरे, कितनी भी पार्टियां उम्मीदवार उतारे, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ और कामयाबी हासिल करने के लिए चुनाव लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग कामयाबी भी हासिल करेंगे। और आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे आप क्या कहते हैं वोटरों को? मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आज तक 72-73 सालों से आप लोगों को इस मुल्क की हिफाजत के नाम पर,
फिरका परस्ती को रोकने के नाम पर, इस मुल्क में भाईचारगी के नाम पर हमेशा आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। कांग्रेस की सरकार बनाने में आप लोगों ने मदद किया, हम लोगों ने मदद किया, मगर इन 73 सालों में मुसलमानों की और दलितों की जो हालत हो गई हिंदुस्तान में, ये किसी से ढका और छुपा हुआ नहीं। इसलिए आप तमाम लोग बेदार होइए, जगिए। इन तमाम तर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, असल में ये सेकुलर नहीं है, ये फर्जी सेकुलर पार्टियां हैं। एक सिक्के की दो पहलू है, एक तरफ भाजपा का है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग हैं, ये मायावती और अखिलेश के लोग हैं। इसलिए इन तमाम तर लोगों से सावधान रहें। ये इलेक्शन के वक्त में अपना चोला बदल कर, अपना भेष बदल कर आपके दरमियान आते हैं, आपको एतमाद में लेकर फिर आपको हलाक और बर्बाद करने का काम करते हैं। जीता जागता मिसाल हमारा बाबरी मस्जिद है, उससे पहले CNRC का मसला है, उससे पहले आपको 3 तलाक का मसला है। इसलिए अवाम बेहतर फैसला, आप लोग बेहतर जानते हैं कि हमारे हुकूक की लड़ाई कौन लड़ रहा है इस वक्त। इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी हर तरह की हिफाजत की लड़ाई जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। हम लोगों को भी चाहिए कि उनकी आवाज़ को मजबूत करें और शेर हिंदुस्तान को कामयाब करें। एक अहम सवाल यह भी है कि आपकी पार्टी ज़्यादातर किसी से इत्तेहाद नहीं करती है, जैसा कि अभी गुज़िश्ता दिनों SDPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम अहमद साहब से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैसेज किया है और ये गुजारिश की है कि MIM जो कि अररिया में जो है या सीमांचल हल्के में हमसे इत्तेहाद कर लें। और अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? सीमांचल में इत्तेहाद की बात नहीं, बल्कि पूरे बिहार में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तुल ईमान साहब हमेशा तैयार है किसी भी पार्टी से जो समान विचारधारा की पार्टी है, जो इन जालिमों से मुकाबला कर सकती है, हमारे हुकूक की आवाज़ को बुलंद कर सकती है। उनके लिए अख्तुल ईमान साहब ने आज नहीं 4 साल पहले ही ऐलान कर दिया था, उन तमाम तर पार्टियों से इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। अब दूसरी पार्टियों को ये चाहिए कि वो हमारे पास आए, हमको दावत दें। अगर कोई कह रहे हैं कि हम ऐसा कह रहे हैं और अख्तुल ईमान साहब या सदर जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब इस पर तरजीह नहीं दे रहे, ये सरासर बेबुनियाद बात है। अभी तक सीमांचल हल्के में जो अक़लियतों की बदहाली का असल सबब है, एक तो वो हमारे सामने है। दूसरी बात, अभी तक ये सेकुलर पार्टियां हैं जो अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस बारे में अक़लियतों के दिल में आपके लिए क्या जगह हो सकती है? आखिर आपको वोट देने की कोई सबब है? सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, अक़लियतों के साथ जो हक़तलफ़ी की जा रही है, अक़लियतों के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, ये जो फर्जी सेकुलर पार्टियां, जिसे आप सेकुलर कहते हैं, हकीकत में सेकुलर नहीं, फर्जी सेकुलर पार्टियां, ये तमाम की तमाम फर्जी सेकुलर पार्टियां जब किसी अक़लियतों पर, हमारे समुदाय के लोगों पर, हमारे मस्जिदों पर, हमारी शरीयतों पर जब कभी हमला हुआ है, ये तमाम के तमाम पार्टियां दुम दबाकर किसी कोने में बैठकर हमारे मरने और कटने का तमाशा देखिए। आप देख लीजिए, NRC के मसले में सबसे पहले जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होते हैं और बिल को फाड़ कर हमको और आपको आगाह करते हैं कि काला कानून है, ये कानून हम सबको एक बड़ी साजिश के तहत हम लोगों को देश बदल करने की नई रणनीति अपनाई जा रही है इन फासिस्ट ताकतों के जरिए। आप देख लीजिए 3 तलाक के मामले पर जब बहस हो रही थी, जब हमारे शरीयत के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, तो तमाम के तमाम फर्जी सेकुलर पार्टी के लोग बैठ कर थे। क्या उस वक्त पार्लियामेंट में राजद के MP नहीं थे? क्या उस वक्त पार्लियामेंट में कांग्रेस के MP नहीं थे? क्या उस वक्त पार्लियामेंट में उन तमाम तर दीगर पार्टियों के MP नहीं थे जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं? ये कहने को सिर्फ सेकुलर हैं, मगर ये हकीकत मायने में सेकुलर नहीं है। ये तमाम के तमाम BJP के छोटे भाई हैं। आप देखिए, उस वक्त भी जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने शरीयत की हिफाजत की लड़ाई लड़ी। NRC के मामले में भी अपने कौम के लिए जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने लड़ाई लड़ी। बाबरी मस्जिद के मामले में भी जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने लड़ाई लड़ी। सीमांचल को स्पेशल स्टेटस के दर्जा को दिलाने के लिए भी जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने लड़ाई लड़ी। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जब भी कभी जुल्म हुआ, दलितों पर जब भी कभी जुल्म हुआ, चाहे दाढ़ी और टोपी के नाम पर मारा गया, गाय और गोश्त के नाम पर मारा गया, तब भी ये तमाम के तमाम लोग खामोशी से हमारे मरने और कटने का तमाशा देख रहे थे। चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी RJD के हों, चाहे वो दूसरी पार्टियों के लोग हों, ये तमाम के तमाम लोग हमारे मरने और कटने का तमाशा खामोशी से देखती है। ये कभी भी मुसलमानों की हिमायत में कभी नहीं आती, कभी मुसलमानों की हक की आवाज़ को बुलंद नहीं करता। इसीलिए ये सेकुलर नहीं है। ये तमाम के तमाम पार्टियां फर्जी सेकुलर पार्टियां हैं। इसलिए अब हम जाग चुके हैं, हम बेदार हो चुके हैं, हिंदुस्तान की आवाम बेदार हो चुकी है। हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे और हम
मजबूती से अपने क़यादत को मजबूत करेंगे, अपने आवाज़ वाली क़यादत को मजबूत करेंगे और हम इन तमाम तर चोरों की पार्टी में अपनी क़यादत को नहीं देखेंगे। NN न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे जनाब राशिद अनवर साहब, MIM यूनिट के सदर थे। ये अपनी बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात सामने रख रहे थे और उम्मीद करते हैं कि MIM की जानिब से अररिया से इनको टिकट मिले। जैसा कि इन्हें कहा है कि जो आला कमान फैसला करेगा हम उस पर अमल करेंगे। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ मोहम्मद असद, NN न्यूज़ अररिया।